भैया जितने भी बच्चे क्लास 12 जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, किसका पेपर देने वाले हैं, जीव विज्ञान 2024 में पेपर देने वाले हैं क्लास 12 वाले, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने वायरल मॉडल पेपर को लेकर आया है। वायरल मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन को बताऊंगा, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 348 कोड सीएल का है, ठीक। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका भी 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। बस करना क्या, आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको भी 70 में 70 मिल सके। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए 2024 का जीव विज्ञान का 348 सीएल का है। पूर्णांक 70 हैं, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, जो कि क्लास 10 वालों के लिए सभी के लिए सामान्यता है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए रहेंगे। निर्देशांक को दिए गए सभी प्रश्न आपको अनिवार्य, जितने भी प्रश्न दिए गए सभी को करना है। दूसरा, आवश्यकता अनुसार आपने उत्तरकों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। मतलब जब भी आपको रेखा चित्र मांगे तब वो उसकी पुष्टि आप कैसे करेंगे, रेखा चित्र के द्वारा ही करें। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख है। मतलब कोई भी क्वेश्चन लिखा तो उसके सामने उसका नंबर दिया रहेगा कि कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रश्न पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन सा पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपका 4 नंबर का रहता है क्लास 12 वालों के लिए। तो पहला देखिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए आपको 12 वालों के लिए ओएमआर सीट नहीं रहता, आपको कॉपी में ही लिखना रहता है। पहला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा, अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन सा है। पहला आपका है जो विटामिन मक्का, विटामिन कॉटन, विटामिन राइस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन से एक कूट असत्य फल है। असत्य फल को आपको बताना, कौन सा फल बताना है, असत्य फल। तो देखिए असत्य फल पहला कौन सा है, अंगूर, दूसरा आम, तीसरा अमरूद, चौथा सेब। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सेब। अब उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आपका है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूण पोषण में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है। तो पहला यहाँ पर आपका है 1x, 2x, 3x या 4x। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 3x। अगला प्रश्न क्या है कि टाइफाइड के रोगजनक का नाम है, क्या है, एस्केरिस, अमीबा, पैरामीशियम, तीसरा साल्मोनेला। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साल्मोनेला, ठीक। अब देखिए आगे आपका प्रश्न आता है, निश्चित लघुत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, लघुत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ से वो स्टार्ट होता है। दूसरे का कहा, देखिए उत्तर के साथ पूरा सॉल्यूशन हम बताएंगे, ठीक, इस वीडियो में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि पात्रे निषेचन का संक्षेप में हमें लिखना है। क्या लिखना है, पात्रे निषेचन को हमें संक्षेप में लिखना है। तो आप हेडिंग डालेंगे, उत्तर लिखना शुरू करेंगे। पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईबीई निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया जिसमें किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उनका संपर्क शुक्राणुओं से कराया जाता है। इसके बाद गर्भाशय में रख दिया जाता है, ठीक। अब दूसरे का खा है कि दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है। दूध से दही आपका कौन बैक्टीरिया बनाता है। तो देखिए पहला आपका दूध से दही बनाने वाले जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं। तीसरा प्रश्न आपका पूछेगा, तीसरा प्रश्न आपका है कि आरएनए एवं डीएनए की शर्करा में क्या अंतर होता है। तो पहला उत्तर है इसका है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोसोम शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक। अब उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। उत्तर आप लिखेंगे एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न अंगा कि मानव में गुणसूत्रों रहेगा। यहाँ पर मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 होती है। अगर जोड़ी की बात की जाए तो आपकी 23 जोड़े होती है। पूरे की बात की जाए तो आपकी कितनी होती है, टोटल आपकी 46 होती है। कितनी होती है, 46। टोटल आपकी 46। जोड़ी की बात की जाए तो कितनी, 23 होती है। अब देखिए आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब इससे बड़ा वाले क्या था आपका, शॉर्ट क्वेश्चन था, अब इससे लॉन्ग आएगा। तो पहला तीसरे का कहा कि मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। देखिए आपका जो क्लास 12 हो या क्लास 10 हो, क्या हो, क्लास 10 हो या 12 हो, दोनों के लिए आपका जो चित्र होता है इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप कम से कम अगर 10th में पढ़ते हैं तो भी 3 चित्र, 12th में भी पढ़ते हैं तो भी 3 चित्र को कम से कम याद कर लीजिए, मतलब उसको बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर
आपका मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र पूछा था, यहाँ पर मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाया हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है खा नंबर का, कि खा नंबर प्रश्न की मेंडल की प्रभावता नियम की वर्णन करो। प्रभावता का नियम का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो आप उत्तर लिखेंगे प्रभावता का नियम, इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। या एक संकर संकरण है जिसे एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को संकर कराया जाता है, अर्थात जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को लेकर संकर कराते हैं या करते हैं तो प्राप्त संतति में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जिसे प्रभावता का नियम कहते हैं। इस प्रकार आपको केवल आपको नियम कहे तो नियम लिखना, आप पूरा व्याख्या कहे तो आप उसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। अगला प्रश्न आपका आता है गा, कि प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर तो उत्तर लिखेंगे आप, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट AUG और प्रथम अमीनो अम्ल मिथाइनोइन होता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न आपका है घा, कि बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे हमें लिखना है, बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आप हेडिंग डालेंगे बीटी फसलें। जो प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की रही है की जा रही है जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, ये पादप जातियाँ पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। अब इसके कुछ देखिए पॉइंट है, इनको लिख देंगे, 2 पॉइंट आप लिख देंगे। बीटी एक प्रकार का, देखिए जब आपको टिप्पणी कहे, क्या कहे, टिप्पणी कहे, व्याख्या कहे, तो आप कम से कम उसकी व्याख्या 2 से 2 पॉइंट कम से कम आप लिख देंगे ताकि आपको फुल नंबर मिल सके। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका अगला पॉइंट आपका है कि बीटी एक प्रकार के प्रतिवर्ष है जो बेसिलस यूरिजिनस नामक जीवाणु से बना होता है। इस प्रकार के फसलों को बीटी फसल कहते हैं, जैसे बीटी को कपास, बीटी को मक्का, बीटी धान, राइस, बीटी मटर, बीटी सोयाबीन, बीटी तंबाकू आदि चीज़ें हैं। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अंगा, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। सक्रिय एवं निष्क्रिय, सक्रिय क्या होता है, निष्क्रिय की प्रतिरक्षा क्या होता है। तो उत्तर लिखेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, पहले हेडिंग डालेंगे। सक्रिय प्रतिरक्षा में आप लिखेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। इससे शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण प्रति पहला प्रतिरक्षी विकसित करती है, दूसरा यह लंबे समय के पथ आराम प्रदान करती है, तीसरा है इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, चौथा है यह चिरस्थायी होती है। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा का लिखेंगे। अब देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, कि इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित प्रतिरक्षी को प्रतिजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीव के शरीर निवेशित रहते हैं, जैसे सर्प, विष। दूसरा आपका यह तुरंत आराम प्रदान करती, तीसरा इसके कारण प्रतिक्रिया हो सकती है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न आपका अगला पॉइंट मतलब है कि यह चिरस्थायी नहीं होती, क्या नहीं होती, चिरस्थायी नहीं होती। अब आपका आता अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए चौथे का प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना। मलेरिया के जीवन चक्र, ये हमारे का मलेरिया है, इसका हमें क्या बनाना है, जीवन चक्र। 6 नंबर का आपका पूछेगा। ये देखिए इस प्रकार चित्र है। अगर चित्र बनाना नहीं आता तो आप कोई भी चित्र आपका यूट्यूब पर सर्च करेंगे, ये चित्र कैसे बनाए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे। अगला प्रश्न आपका था खा, कि पुष्पी पौधे में मादा गुरु बीजाणुधानु बीजांड का युग्मकोविद भ्रूणकोश सहित नामांकित चित्र बनाना। इस प्रकार आपका नामांकित, देखिए मैंने क्या बताया कि क्लास 12th में बायोलॉजी है भाई, बायोलॉजी में तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल तो रहेंगे ही रहेंगे, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया। तो ये रहा आपका नामांकित चित्र। ठीक, अब आपका अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आपका है कि घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवी का भूमिका का वर्णन। घरेलू खाद्य पदार्थों में किन्हीं 3 सूक्ष्म छोटे छोटे जीवों की भूमिका का वर्णन करना। तो घरेलू खाद्य पदार्थों में उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का भूमिका। हजारों वर्षों से ही मानव घरेलू भोज्य पदार्थों को बनाने के कुछ जीवाणु और इष्ट कोशिकाओं को रसोई में उपयोग करता आया है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। पहला, आयुर्वेदिक कीटनाशक। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे टिचोडामा और बैक्टीरिया खेतों में फसलों को कीटनाशक के रूप में प्रदान करके प्रदर्शन करती हैं, जिससे उन्हें प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिलती है। दूसरा है खाद्य सुरक्षा में प्रभावी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्मजीवी जैसे कि एक्टिनोमाइसीट्स और माइकोराइजा पौधों के लिए पोषण तत्वों की सुलभ कराने में मदद करते हैं।
जिससे खाद्य पदार्थों की उत्पादन में सुधार होता है। तीसरा आपका है उर्वरक कणों का पुनर्चक्रण। देखिए, कुछ सूक्ष्मजीवी जैसे कि नाइट्रोजन सहायक बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद उर्वरक कणों को पौधों के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध कराने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक। अगला प्रश्न आपका है मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त क्या लिखना है, हमें टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन। कम वर्षा वाले स्थान की जलवायु शुष्क हो जाती है और मिट्टी की रेताली एवं मृत हो जाती है। ऐसे स्थानों को मरुस्थल या रेगिस्तान कहा जाता है। इस प्रकार के आवासों में उगने वाली वनस्पतियों को मरुद्भिद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन आवासों में पाए जाने वाले प्राणियों को मरुस्थलीय प्राणी कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी में जल उपस्थित होने के बाद भी पौधे द्वारा इनका उपयोग नहीं हो पाता है। एक क्वेश्चन बहुत आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। देखिए, अगला प्रश्न है कि मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन निम्नलिखित होता है। पहला है कि कुछ मरुद्भिद पौधों के रंध्र पर मोम जैसा आवरण होता है। इससे पौधों की क्रिया कम हो जाती है। ये रात्रि के समय खुलते हैं। दूसरा, प्रायः मरुद्भिद पौधों को जड़ भूमि में अधिक गहराई तक जाती है, उदाहरण एस्पेरेगम। तीसरा है पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जैसे नागफनी में कांटेदार रूपांतरित पत्तियां। तीसरा आपका है काष्ठीय मोटी छाल वाला तना पत्तियों का कार्य करता है, जैसे नागफनी। अगला प्रश्न आपका पूछेगा, अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका मरुद्भिद जंतुओं में अनुकूलन। मरुस्थलीय जंतुओं में सबसे पहला नाम रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊँट को जाता है। ऊँट के पैरों पंजे मोटे गद्देदार एवं चौड़े होते हैं, जो इन्हें मरुस्थली में चलने अनुकूल बनाता है। देखिए इसमें और अगला हेडिंग, इनमें विकसित कुबड़ में वसा एकत्रित रहता है, जो इनमें कम व्यास की अनुभूति करता है। ऊँट रेगिस्तान में लगभग 15 से भी अधिक दिन तक बिना पानी पिए कार्य कर सकता है। भैया देख लो, रेगिस्तान में कोई 15 घंटे कितना दिन बताया है, इसमें 15 दिन बताया भाई। बिना 15 घंटा इस इंडिया में नहीं कोई रह सकता है, भारत में नहीं कोई रह सकता। आप बताओ, कहाँ रेगिस्तान में रहना 15 दिन की बात बहुत अजीब है भाई। ऊँट केवल रह सकते हैं। यहाँ के जीव जंतु अगर एक दिन पानी ना पाए, एक से क्या अगर 15 दिन क्या 2 से 3 दिन ना पानी पाए, तो ऐसे जीव हैं कि जो मर भी जा सकते हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति। लेकिन ऊँट के देखिए बताइए 15 दिन बिना पानी पिए रह सकते हैं, गजब। अगला, कुतरने वाले चूहे, गिलहरी सूखे बीजों, रसेदार कैक्टस तथा दूसरे पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनमें पानी की आपूर्ति हो जाती है। ये जंतु दिन के समय बिल में रहते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन के ह्रास कम हो जाता है। अगला है रेगिस्तान में रहने वाले छिपकलियां तथा सर्प शीत ऋतु में जमीन में लगभग आधा मीटर गहराई में चले जाते हैं। रेगिस्तान में रहने वाली जो छिपकलियां होती हैं, कितने आधा मीटर गहराई में चली जाती है। 5वें का कहा है परागण क्या होता है, पौधों में परागण की प्रक्रिया का टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मैं बार बार बताता हूँ। उत्तर लिखेंगे परागण किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागण को पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। देखिए, पुंकेसर जो पुष्प होता है ना, पुष्प होता है, उसी जाति के कोई अन्य पुष्प, उसी जाति का कोई दूसरा पुष्प, जैसे एक पुष्पीय है, अन्य पुष्प। वर्तिकाग्र होता है, और वर्तिकाग्र में एक परागकण होता है, वहाँ तक पहुँच गया तो वही हमारा क्या परागकण है। समझ में आ गया। अब देखिए परागण के प्रकार। परागण के 2 प्रकार के होते हैं। स्वपरागण, स्व में होता है स्वयं से जो परागण करते हैं। परपरागण में तो जो दूसरे के अधीन रहते हैं, मतलब कोई दूसरा पुष्प मिलेगा तभी परागण होगा। और स्वपरागण में तो होता है, मतलब जैसे गुड़हल का फूल जो होता है स्वयं परागण करता है, तो उसी प्रकार। और देखिए यहीं पर गेहूँ देख लीजिए, धान देख लीजिए, तो ये क्या होता है, परपरागण होता है, दूसरों की सहायता से परागण करता है। अब देखिए यहीं पर लिखा है साफ साफ स्वपरागण एक ही पुष्प में परागण उसी प्रकार के वर्तिकाग्र। देखिए स्वपरागण अभी बताया नहीं कि एक ही पुष्प के वर्तिकाग्रों से ऐसे पौधे जिन्हें अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचताते हैं। और परपरागण क्या है, पर परागण में एक पुष्प का परागकण है उसी जाति के दूसरे पौधे के। अब देखिए जैसे एक गेहूँ है, वो भी गेहूँ, तो गेहूँ का एक जो है और दूसरा गेहूँ, दोनों क्या होता है पर परागण करेंगे। और स्वपरागण जैसे पुष्प में है, तो पुष्प में ही स्वपरागण हो जाता है एक ही पुष्प में। लेकिन पर परागण के लिए जो होता है दूसरों पे, जैसे गेहूँ ढेर सारे होते हैं, तो गेहूँ का एक बीज और उसका एक बीज जो होता है, उसी का दोनों का पर परागण होता है। पर परागण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वायु परागण, जल परागण और जंतु परागण, जो कि हमने बताया। देखिए वायु परागण जैसे गेहूँ होता है, जब हवा चलती है तो क्या होता है,
वो सट जाते हैं तो इसी पर परागण हो जाए। जल परागण जैसे जो हो गया कमल का फूल हो गया, कमल का फूल जब खिलता है तो उसी में सब सटते हैं, जब सट जाता है तो ये परागण होता है। जंतु परागण, जंतुओं में जिस प्रकार परागण होता है आप जानते हैं, इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। खा है वाहित मूल उपचार पर टिप्पणी लिखना है। वाहित मूल उपचार हेडिंग डालेंगे। वाहित मल उपचार मल जल प्रशोधन या घरेलू अपशिष्ट जल प्रशोधन, गंदा जल और घरेलू दोनों प्रकार के अपशिष्ट जल और घरेलू मल जल से संदूषित पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। इसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थों को हटाने की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं शामिल है। अगला प्रश्न आपका आता है समिष्ट के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे समिष्ट किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय पर निवास करने वाली समान जाति के समूह को समिष्ट या आबादी कहा जाता है। समिष्ट की महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है: जन्म दर, औसत आयु, मृत्यु दर, आप्रवासन, लिंग अनुपात, उत्प्रवासन। अब देखिए अगला प्रश्न आपको लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पर, प्रोटीन संश्लेषण आरएनए की क्या भूमिका है? तो लिखेंगे आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीवाणु या स्तनपायी कोशिका में होता है और यहाँ से प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। अब लिखेंगे आप प्रोटीन संश्लेषण में यह नामक प्रक्रिया को स्थापित करने में मदद करता है, जिससे अमीनो एसिड्स का सही क्रम में जोड़कर प्रोटीन बनता है। आरएनए में लिखे जाने वाले जीन विशिष्ट कोड करते हैं जो यह निर्देशित करते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स कहाँ जुड़ने हैं और कितने के समूह का प्रोटीन बनना है। इस प्रकार आपका, अब देखिए छठवां आपका है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड असंगजनन, जैव विविधता एवं इसके संरक्षण, पुनर्योगज, डीएनए तकनीक। देखिए आप उत्तर लिखेंगे यहाँ से, आप क्या उत्तर लिखेंगे? आप कहीं देखिए उत्तर लिखा हुआ है। उत्तर लिखेंगे प्लाज्मिड वाहक। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला दोहरे स्ट्रैंड वाला डीएनए अणु है, जो केंद्रकाभ के गुणसूत्रीय डीएनए से बाहर स्थित होता है। इसमें द्विगुण प्रारंभ स्थल होता है तथा इनका विभाजन कोशिका विभाजन से अलग स्वतंत्र रूप से होता है। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में 1 से लेकर सैकड़ों तक हो सकते हैं। डीएनए अणु जिसमें पोषक कोशिका में गुणन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें आपका क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड में जोड़ा जा सकता है, वह कहलाता है। अच्छे वाहक की प्रकृतिकरण, उत्पत्ति स्थल, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीव तथा फ्लेनिंग स्थल उपस्थित होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्लाज्मिड में सफल वेक्टर सभी गण नहीं होते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बदल लिया जाता है। अधिकतर प्लाज्मिड्स में प्रतिजैविक रोधी जीन होते हैं। सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले प्लाज्मिड वेक्टर PBR322, PBR327 तथा PUC। अब देखिए आता असंगजन हेडिंग डालेंगे। अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधों का निर्माण युग्मकों के संलयन से होती है, असंगजन कहलाती है। जो विविधता एवं इसके संरक्षण, जो विविधता हेडिंग डालेंगे। विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति जो संरचना, आकृति, आकार, स्वभाव कार्यकी आदि में भिन्न होते हैं, जो सम्मिलित रूप से एक स्वस्थ पर्यावरण के निर्माण में मुख्य योगदान देते हैं, जो विविधता कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर 100 स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत निम्न विधियाँ हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल, जीव संवेदी क्षेत्र, पवित्र वन, अंतः स्थलीय अद्रभात। दूसरा है ब्रह्म स्थानीय संरक्षण। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान स्वाधीनपूर्वक संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न विधियाँ शामिल है: चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक, निम्न तापीय संरक्षण। अब देखिए अगला आपका है घा पुनर्योगज डीएनए तकनीक। पुनर्योगज डीएनए तकनीक या जीन हेडिंग डालेंगे। किसी एक प्रजाति के जीवों में अनुवांशिक वाहक जीन प्रतिरोपण अन्य प्रजाति के जीवों में करके वांछित गुणों युक्त जीवों को प्राप्त करना अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। देखिए इस तकनीक को जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है। इस तकनीक में कृत्रिम विधियों द्वारा डीएनए अणु को इसका केंद्र से
विलगित करना तथा विशेष प्रतिबंधन एंजाइम्स द्वारा डीएनए के खंड को पृथक करना, अलग किए गए खंड को उचित स्थान से जोड़कर कोशिका में प्रविष्ट कराना आदि विधियों द्वारा जीन या वांछित जंतु का क्लोन बनाया जाता है। देखिए अब आपका सबसे लॉन्ग क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका आता है कि मानव के शुक्राणु व अंडाणु की संरचना चित्र बनाइए। देखिए मानव का ये क्या है आपका शुक्राणु, एक है आपका अंडाणु, दोनों का चित्र बनाना है आपको। देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर शुक्राणु, मानव शुक्राणु टेडपोल की आकृति का लगभग 60 लंबा अगुणित तथा चल नर युग्मक है। शुक्राणु के भाग शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग। शीर्ष क्या है? शीर्ष शुक्राणु का अग्रवा प्रमुखतम भाग है। इसी भाग में अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के आगे टोपी प्राकृत की संरचना जिसे एक्रोसोम पाई जाती है। एक्रोसोम पाई जाती है। शीर्ष सहित शुक्राणु का पूरा शरीर एक झिल्ली से ढका होता है। ग्रीवा या शीर्ष का मध्य भाग जोड़ा जाता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल होते हैं। पुच्छ का अक्षीय तंतु सेंट्रियल से निकलता है। अब देखिए लास्ट आपका है मध्य भाग। मध्य भाग क्या होता है? इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। पुच्छ क्या है? यह शुक्राणु का अंतिम व सबसे लंबा भाग है। यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है। इसका अंतिम सिरा नग्न होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब बाय बाय। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।